तीर पर तीर लगाओ, तुम्हें डर किसका है? सीना किसका है मेरी जान, जिगर किसका है? खौफ मिजाने क़यामत नहीं मुझको या दोस्त, खौफ मिजाने क़यामत नहीं मुझको या दोस्त, तू अगर मेरे पल्ले में है तो डर किसका है? तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। मेरे प्यारे प्यारे नमूनों और मेरी प्यारी प्यारी नमूनियों, आप जो उम्मीद लेके यहां पर आए हैं वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। आप अगर इस चैप्टर को या इस लेक्चर को पूरा का पूरा जो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो होगी, मैक्सिमम 1.5 घंटे की वीडियो होगी, अगर आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आप एक गारंटी लेता हूं, ठीक है। वो गारंटी क्या है कि आपके टेस्ट हो, आपके स्कूल्स में पेपर हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, इस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आया, कहीं से भी क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आपकी ये जो बुक थी इसका कोना कोना मैंने छान मारा और जो चीजें मुझे ऐसी लगी कि हाँ जी ये मेरे नमूनों के लिए, मेरी नमूनियों के लिए समझना जरूरी है, वो मैंने यहां पर छोटे छोटे सेंटेंसेस में, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में समझाने के लिए आपके लिए मैंने तैयार किए है, ठीक है। अब अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो जी, कमेंट कर दो, ठीक है। मोटिवेट हो कि आप यहां पर आए हो, कमेंट कर दो। और क्या कमेंट करोगे? आई विल डू इट, आई विल क्रैक इट। क्या क्रैक करोगे? इस पूरे के पूरे चैप्टर को, इस पूरी की पूरी वीडियो को क्रैक करोगे। कमेंट करो पहले और फिर आ जाओ यहां पर लेक्चर को हम क्या कर लेते हैं जी, स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर का वन शॉट है, ये जो है ना, आपको इसके लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वहां से नोट्स भी ले सकते हो, बिल्कुल फ्री, ठीक है। चलो फ्री में आपको नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हमारे नमूने, हमारी नमूनियां क्या हो जाएं जी, पढ़ सके, आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सके और एग्जाम में क्रैक कर सके, ठीक है। जितने वो मार्क्स चाहते हैं उनको इतने वो मार्क्स मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब द साइंस ऑफ बायोलॉजी, आपने ये चैप्टर का नाम सुना, आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आप अभी अभी आए हो जी किस क्लास में जी, 9th क्लास में आए हो। आपको पता ही नहीं है साइंस क्या होता है, आपको पता ही नहीं है बायोलॉजी क्या होती है। तो टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन सिर्फ देने का है। किसको टेंशन देने का है? हमको टेंशन दो, हम आपकी टेंशन को दूर करेंगे। तो टेंशन में 2 वर्ड है, टेंशन आपको जो वर्ड सी हो रही है वो 2 है, एक है साइंस और एक है बायोलॉजी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है? ये सर ने बोल तो दिया द साइंस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन साइंस होती क्या है? तो साइंस के लिए ना आपके लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपके माइंड में साइंस की डेफिनेशन को क्या कर देगी जी, क्लियर कर देगी। साइंस क्या होता है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया, आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन लेते हो वो साइंस है। वाह सर, ये तो ये आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? हाँ बच्चों, मैं सच कह रहा हूं कि क्या होता है जी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने को आप साइंस कहते हो। सर कैसे, समझ नहीं आया, एग्जांपल दे दे सर। अच्छा जी, नहीं समझ आई। आप क्या करते हो जी, घर से बाहर निकलते हो, आप देखते हो जी प्लांट है एक, ठीक है। उस प्लांट की कुछ कोई ना कोई हाइट है, उस प्लांट के जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, हाँ इसकी ये जो ग्रीन कलर का पत्ता है इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। हाँ, आप जब इसके तैमेंगे तो आपको पता चल गया कि उसके अंदर कोई खास चीज है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, उसका कलर क्या आ गया, ग्रीन आ रहा है। आप कह रहे हो सर, आप सोचते हो ना, आप बैठ के सोचते हो ये इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं, ठीक है, लोग जो चल रहे हैं ये चलते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, ये देखते कैसे हैं। आपके इर्द गिर्द ये जो गाड़ियां चल रही हैं ये कैसे चल रही हैं, ये जब हॉर्न बजाती हैं ये कैसे हॉर्न बज रहा है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो आप कलेक्ट करते हो यही साइंस है। यही क्या है जी, यही आपके पास साइंस है। नेक्स्ट वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की क्या है जी, एक ब्रांच है, एक हिस्सा है। अब बायोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से 2 वर्ड को कंबाइन करके ना एक वर्ड बनाया गया है, बायोस। ग्रीक वर्ड है बायोस, जिसका मतलब है जी लाइफ। यहां पर लाइफ ये जिंदगी नहीं है जो आप गुजार रहे हो, यहां पर लाइफ का मतलब या मकसद ये है कि वो चीजें जो सांस ले रही हैं, दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे चीजों को आप यहां पर क्या कह रहे हो, लाइफ कह रहे हो, इनको जिंदा कह रहे हो, ठीक है। बायोस का क्या मतलब है जी, लाइफ।
लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, एनालाइज करना, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना, इसको आप क्या कहते हो जी, लोगोस। ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब ये है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें एक लाइन के अंदर तो वो हो जाएगा जी स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आप क्या कहते हो, बायोलॉजी कहते हो। क्या कहते हो, बायोलॉजी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेरे बारे में स्टडी करते हो, इंसान मतलब कि मैं इंसान हूं तो मेरे बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या हो गया जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सॉरी बायोलॉजी हो जाएगी। प्लांट आपने देखा उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो तो वो क्या हो गया, वो भी बायोलॉजी है। आपने कोई छोटा सा बैक्टीरिया देख लिया उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बायोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, तो बायोलॉजी की ये डेफिनेशन है। अब बायोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट क्या था जी, एक फील्ड थी, उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो क्या कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि जब कोई काम डिवाइड हो जाता है तो वो आसान हो जाता है। क्या हो जाता है जी, आसानी से फिर वो चीज आपको क्या आ जाती है जी, समझ आने लग जाती है। तो इसी तरह बायोलॉजी को क्या किया गया जी, डिवाइड किया गया। क्या किया गया जी, डिवाइड किया गया तीन मेन ब्रांचेस के अंदर। कितनी मेन ब्रांचेस के अंदर जी, तीन। बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या होता है जी, जब आप प्लांट्स की स्टडी करते हो, प्लांट की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, प्लांट बड़े कैसे होते हैं, प्लांट बनते कैसे हैं, प्लांट की डेवलपमेंट कैसी होती है, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब कि वो अपना खाना बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, प्लांट सांस कैसे ले रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन कैसे दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप लेते हो वो कौन सी ब्रांच से लेते हो, बॉटनी के अंदर पढ़ते हो या बॉटनी से लेते हो। अजय ज़ूलॉजी, नाम के अंदर जू है, जू के अंदर क्या होते हैं जी, जानवर होते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज ज़ूलॉजी। अब एनिमल के अंदर देखते हो एनिमल कैसे जो है ना वो चीज को कैसे वो खाते हैं, ठीक है, वो कैसे फीड करते हैं, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट, उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ, उनकी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी हुई है। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में इकट्ठा करते हो, वो कहां से इकट्ठा करते हो जी, ज़ूलॉजी से इकट्ठा करते हो। किधर से इकट्ठा करते हो जी, ज़ूलॉजी से। फिर आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो कहते हैं छोटी चीज को, माइक्रो कहते हो ना, आप पेपर के अंदर भी चीटिंग करते होगे, हाँ मुझे पता है चीटिंग तो करते होगे। तो आप क्या करते हो, स्टेशनरी वाले को देते हो, कोई नोट्स देते हो, उसको क्या कहते हो, माइक्रो में कन्वर्ट करके दो। किस में कन्वर्ट करते हो, माइक्रो में, मतलब कि छोटे छोटे उसमें लफ्जों के अंदर कन्वर्ट करके दो, जो फिर आप पर्ची यहां पे रखते हो। ठीक है, कोई अंडरवेयर के अंदर डालता है, कोई जुराबों में डालता है, ठीक है, कोई जो है ना शर्ट के अंदर छुपाता है। तो वो माइक्रो को जो आप माइक्रो कराते हो उसका मतलब क्या होता है, वो जो बड़ी लिखाई होती है, बड़ी राइटिंग होती है, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, बड़ा बड़ा फॉन्ट होता है, उसको छोटे माइक्रो फॉन्ट के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये माइक्रो का मतलब भी क्या हुआ, छोटे। अब ये माइक्रो का क्या मतलब है, ये जो बायोलॉजी के अंदर माइक्रो है कि वो चीजें जो आपको अपनी आंख से नजर नहीं आती है, नेकेड आई से नजर नहीं आती, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है इसके अंदर आप क्या करते हो, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हो, कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको आपकी एक जो आंख होती है, नेकेड आई होती है, उससे नजर नहीं आते हैं, तो उनको किस ब्रांच में रख के स्टडी करते हैं आप, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अच्छा ये तो होगी इसकी मेन ब्रांचेस। लेकिन मेन ब्रांचेस में भी कन्वर्ट करने के बाद, मेन ब्रांचेस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद साइंटिस्ट परेशान हो गए कि यार इनको हम फिर भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म क्या आते रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्कवर जब हो गए तो साइंटिस्ट परेशान हो गए कि यार अब इनको कैसे हम स्टडी करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जैसे हमने बायोलॉजी को क्या किया, हमने डिवाइड किया, बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन की, इसी तरह हम इनको भी, इन ब्रांचेस को भी क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, इनको भी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर तोड़ दिया, और फिर जो है उनके लिए आसानी होगी। क्या, किस चीज की आसानी होगी, उनको स्टडी करना क्या हो गया जी, आसान हो गया। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो जी मॉर्फोलॉजी। अब इसमें जो मॉर्फ है ना, मॉर्फ इसका मतलब होता है फॉर्म शेप साइज, फॉर्म शेप साइज। तो आप जिस ब्रांच में किसी चीज की नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, यहां पर मैं जब पढ़ाते हुए किसी चीज बोलूंगा ना यहां पर, तो यहां पे मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो में किसी चीज में जब बोल रहा हूं तो क्या मतलब होगा, यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो किसी चीज की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म मतलब कि कैसा दिखता है, शेप उसकी कैसी है, उसका साइज कैसा है, तो वो जिस ब्रांच में आप स्टडी करते हो वो है जी मॉर्फोलॉजी। वो क्या है जी, मॉर्फोलॉजी है। क्या है, मॉर्फोलॉजी। फिर है जी एनाटॉमी। एनाटॉमी, अब मेरी बाहर से मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जा रहा है कि हाँ इसके जी दो बाजू हैं, इसकी दो आंखें हैं, इसका एक नाक है, दो कान है, एक मुंह है, ठीक है, इसके दो लिप्स हैं, इसकी एक जुबान है, इसके 32 दांत हैं। ये जो मेरे बारे में बाहर से क्या किया जा रहा है, मेरे बाहर से मेरी बॉडी का इंफॉर्मेशन ली जा रही है, बाहर से मेरी बॉडी को क्या किया, फॉर्म शेप और मेरा साइज को पता किया जा रहा है। तो ये जो होता है ये मॉर्फोलॉजी होता है। ये किस ब्रांच में आप पढ़ते हो जी, मॉर्फोलॉजी में। अब एनाटॉमी क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर, मेरी बॉडी के अंदर क्या है,
मेरी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना, जिस ब्रांच में करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं। फिर आ जाए फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये जिस ब्रांच में रख के आप पढ़ते हो वो फिजियोलॉजी है। मेरा हाथ है, हाथ किस लिए होता है? ग्रैस्प करने के लिए, कोई चीज पकड़ रहा हूं, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है। मेरी जुबान क्या है जी? मेरी जुबान क्या करती है? मेरी जुबान टेस्ट को डिटेक्ट करती है। मेरी जुबान क्या करती है जी? मुझे बोलने में मदद देती है, ठीक है। मेरा जो स्टमक है वो क्या करता है? डाइजेशन में मदद देता है। मेरा हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है, ठीक है, तब हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होती है। मेरा ब्रेन क्या करता है? मेरा ब्रेन चीजों को थिंक करता है, मेरा ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है। मेरी आंखें क्या कर रही हैं? मेरी आंखें चीजों को देख रही हैं। मेरे कान क्या कर रहे हैं? मेरे कान क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं चीजों को। तो ये जो सारी की सारी क्या है जी? बॉडी के फंक्शंस है, ये जिस ब्रांच में पढ़ते हो वो फिजियोलॉजी है। वो क्या होती है जी? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। देखो, टिश्यू नाक साफ करने वाला टिश्यू नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। कोई एक सेल है ना जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे लिवर सेल है, उस लिवर सेल का हर एक सेल का काम होता है जी ग्लाइकोजन को स्टोर करना, विटामिन्स को स्टोर करना, इसी तरह जो है ना आयरन को स्टोर करना, जो मेटाबॉलिक रेट को हाई करना, ठीक है। इसी तरह वो क्या करते हैं जी? आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो ये जो सारे काम है ना, एक सेल का काम है, लिवर सेल का ये काम है। अब वो जो बहुत ज्यादा सेल आपस में मिल जाते हैं ना, वो एक जो है ना स्पेसिफिक फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं। तो उस चीज को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हो? टिश्यू कहते हो। तो हिस्टोलॉजी के अंदर आप क्या करते हो जी? टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हो। किस बारे में स्टडी करते हो जी? टिश्यूज के बारे में स्टडी जिस ब्रांच में करते हो वो होती है हिस्टोलॉजी। फिर है जी साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी है, साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब है स्टडी, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। कोई एक सेल है ना, हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी हुई है? सेल से। जैसे ये पूरा का पूरा कमरा है, या तो ब्लॉक से मिलकर बना होगा, या किस चीज से जी? ईंटों से मिलकर बना होगा, ब्रिक से बना होगा। अब इसी तरह हमारी बॉडी की जो ब्रिक्स हैं वो सेल है, और सेल के अंदर भी ना कोई चीजें होती हैं जो काम कर रही होती हैं। जैसे एक सेल है, उसके अंदर होते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बेहोश मत होना, ठीक है, ये यहां पर डिस्कस नहीं, आगे करेंगे, 3rd चैप्टर है आपका। लेकिन ये जो चीजें आपको समझा रहा हूं, साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि आपके माइंड में ना उस ब्रांच का कंसेप्ट क्या हो जाए जी? फिक्स हो जाए, आपका दिमाग उस कंसेप्ट को पकड़ ले, ग्रैस्प कर ले। तो साइटोलॉजी के अंदर आप सेल को और उसकी ऑर्गेनेली को क्या करते हो? स्टडी करते हो। नेक्स्ट है जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जीन से निकला है। जेनेटिक्स क्या होता है जी? स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स, क्योंकि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट है वो जीन है। वो क्या है जी? जीन है। अब जीन जो है वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अब ये जो पेरेंट से ट्रांसफर होती है ना, वो आपके पेरेंट वाली जीन आगे ट्रांसफर होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो क्या, फिर आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इस वजह से क्या होता है, या तो आप, जैसे कि आप मेरे नमूने हो, या तो आप अपनी अम्मी की तरह दिख रहे होगे, या आप अपने बाबा की तरह दिख रहे होगे, मतलब कि या मम्मा की तरह या बाबा की तरह, या फिर आप अपने किसी जो है ना ग्रैंडफादर मदर की तरह दिख रहे होगे। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स ट्रांसफर हुए हैं। ये जो चीजें आप स्टडी करते हो कि ये जो एक बंदा है ये अपने बाप की तरह क्यों दिख रहा है, ये अपनी मां की तरह क्यों दिख रहा है, ये जो है ना इनके अंदर, इसके अंदर क्या चीज आई है जो इसकी जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक मां बाप वाले कंट्रोल कर रही है, या मां बाप के कैरेक्टरिस्टिक को इसकी बॉडी के अंदर अपीयर कर रही है। वो जिस ब्रांच में आप करते हो वो जेनेटिक्स होती है। क्या होती है वो जेनेटिक्स होती है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारी बॉडी ना, जो हमारी बॉडी के सेल बनी तो सेल से है, लेकिन सेल किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल मिलकर बना हुआ है ऑर्गेनेली से। ऑर्गेनेली किस चीज से मिलकर बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। आप जो केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो ना, उनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बने होते हैं एलिमेंट्स से, ठीक है। ऐसा ही आपको तो पता होगा ना, इतना तो बेसिक्स पता होगा, एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। क्या होते हैं? आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, उन बायो एलिमेंट्स को जो हमारी बॉडी बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं जी? बायो एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, सोडियम आ जाता है, आयरन आ जाता है, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। आई थिंक 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को बना रहे होते हैं। तो उनके बारे में जो आप स्टडी करते हो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। फिर है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है? जो बच्चा होता है, जो बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है, या फिर जो एनिमल के अंडों में पल रहा होता है, उस ब्रांच के अंदर, इस उनके बारे में स्टडी जो करते हैं वो इस ब्रांच के अंदर, ठीक है, कि कैसे वो जो एम्ब्रियो है वो बनता है, कैसे वो डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? वो फर्टिलाइज एग से। फर्टिलाइज एग अब क्या होता है? जब जो मेल की तरफ से आने वाला स्पर्म
फीमेल की तरफ से आने वाला एग आपस में मिलते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है। एग को जब स्पर्म जिस एग के साथ स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, तो उस एग को आप क्या कहते हो? फर्टिलाइज्ड एग कहते हो। क्या कहते हो? फर्टिलाइज्ड एग। जैसे ये एग है, ये क्या है जी? एग है, इसके साथ आ गया ये स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म इसके साथ आगे क्या हो गया जी? मिल गया। तो अब ये एग जो है, ये पहले सिर्फ एग था, अकेला जब था ये सिर्फ एग था, लेकिन जब स्पर्म इसके साथ आके मिल गया ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होता है किसके अंदर जी? जाइगोट के अंदर। आप साथ साथ लिखो भी, ठीक है। यहां पर मैं कुछ चीजें जो है ना, मेन चीजें यहां पे लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको माइंड में, आप माइंड में इतनी चीजें नहीं रख सकते हो, साथ साथ क्या करो? लिखते रहो, ताकि आपकी माइंड में मेरे मुंह से निकले वाले अल्फाज, मैंने क्या कहा कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ कहूंगा उन्हीं बातों के अंदर से आपका पेपर बनेगा, उससे बाहर नहीं बन सकता। तो वो बातें सिर्फ लिखी हुई नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं ना, वो भी आप साथ साथ लिखो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के अंदर से कंसेप्ट निकलता है, और अगर उस कंसेप्ट को आप लिखोगे नहीं तो फिर आप क्या हो जाओगे? आप भूल जाओगे। तो साथ साथ लिखते रहोगे तो आपकी हरकत भी होती रहेगी, क्योंकि हरकत में बरकत है, तो आपके माइंड में चीजें आती रहेंगी, ठीक है, और आप वीडियो के साथ पूरे के पूरे बोर भी नहीं होगे वीडियो को देखते देखते, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में, और फिर एम्ब्रियो एक क्या होता है आपके पास? एक जो बच्चा बनता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो, फिर कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो सारी की सारी स्टडी है आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हो। फिर पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, ये जो पैलन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फॉसल। क्या मतलब होता है? फॉसल। अब ये जो पैलियन है इसका मतलब है जी फॉसल, ठीक है। फॉसल किसे कहते हैं? पुराने बकाया जात, ठीक है, पुराने बकाया जात। अब क्या पुराने बकाया? आपने इस वर्ल्ड के अंदर या इस एरा के अंदर आपने उन चीजों को डिस्कवर किया जो अब यहां से एक्सटेंट हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर है। डायनासोर का स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चला? आप जुरासिक पार्क मूवी देखते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको जो डायनासोर्स नजर आ रहे हैं वो कहां से निकले हैं, वो कहां से पता चले कि डायनासोर की शक्ल ऐसी होती है, उनके इतने बड़े बड़े जबड़े होते हैं, उनके 2 पांव होते हैं, ठीक है, और वो जो है ना सारी की सारी सही बड़े कद के होते हैं। वो कैसे पता चला? वो फॉसिल से पता चला, वो पुराने बकायात से पता चला। तो उनके बारे में जिस ब्रांच के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हो, किन के बारे में? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? बकायाजात। बकायाजात के बारे में पढ़ते हो, उस ब्रांच को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। फिर है जी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल इतने ज्यादा हैं कि उनको एक जगह रख के स्टडी करना मुश्किल है। तो क्या किया गया? उनको हर एक ग्रुप दे दिया, भाई तुम इंसान हो, तुम कुत्ते हो, तुम, आपको नहीं बोल रहा हूं, वे समझाने के लिए बोल रहा हूं, तुम इंसान हो, तुम कुत्ते हो, तुम बिल्ली हो, तुम शेर हो, तुम लिपर्ड हो, ठीक है, इसी तरह तुम चिड़िया हो, ठीक है। ये क्या किया गया? डिवाइड, क्लासिफाई किया गया। क्यों क्लासिफाई किया? क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं? अपनी आसानी के लिए, ताकि आप चीजों को आसानी से क्या कर सके जी? समझ सके, ग्रैस्प कर सके, ताकि आसानी से उनको आप स्टडी कर सके। तो टेक्सोनॉमी जो ब्रांच है उसका काम ये है। फिर जी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इको तो आपको पता होगा ना, इको आवाज की इको नहीं, इकोसिस्टम, आपका इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कनेक्शन है, ये जिस ब्रांच में आप पढ़ते हो उसको इकोलॉजी। सर समझ नहीं आई क्या इकोलॉजी है? मैं एग्जांपल देता हूं, फिर समझ आएगी। अब देखो, ये जो प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट्स क्या होते हैं जी? प्लांट ग्रो करते हैं। अब ये प्लांट क्या करते हैं जी? जब ग्रो करते हैं तो ये हवा में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन का कनेक्शन इन्वायरमेंट के साथ है, इकोसिस्टम के साथ है। इकोसिस्टम का जो कनेक्शन फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, लिविंग प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो इन्वायरमेंट का कनेक्शन किसके साथ है? फॉरेस्ट के साथ है। जो इन्वायरमेंट का कनेक्शन किसके साथ है? पोल्स के साथ है। जो इन्वायरमेंट का कनेक्शन किसके साथ है? लेक्स के साथ है। ये जो कनेक्शन है ये इकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो। फिर जी मैरीन बायोलॉजी। मैरीन तो आपको पता होगा ना, सबमरीन तो नाम सुना होगा, ठीक है, नाम तो सुना होगा, ठीक है। सबमरीन क्या होती है? जो पानी के नीचे चलती है। तो सब नीचे, मैरीन पानी। तो मैरीन के अंदर पानी के वाटर लाइफ को आप जिस ब्रांच में स्टडी करते हो वो मैरीन वाटर है, मैरीन बायोलॉजी है। मैरीन लाइफ को, पानी के अंदर जितनी जिंदगी है, ठीक है, पानी के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया, क्योंकि वो रहते हैं नीचे बहुत ज्यादा, जहां पर रहते हैं ना वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर किसी मशीन का जाना बहुत इंपॉसिबल है, ठीक है। वहां पर इतनी डार्कनेस है कि आप देख ही कुछ नहीं सकते हो, ठीक है। आप अक्सर देखते हो ना ये जो मूवीज बनती है पानी के ऊपर, तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। वो एक मिथ्स, हम कह सकते हैं मिथ्स, लेकिन हकीकत भी हो सकता है।
हकीकत भी हो सकता है, क्योंकि पानी की उस डार्कनेस के अंदर, उस गहराई के अंदर ना ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते होंगे। ठीक है, अब वहां पर जाना मुश्किल है। क्यों जाना मुश्किल है? क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि वो इंसान को चीर फाड़ दे। कोई मशीन जाती है, वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इतना ज्यादा प्रेशर वहां पे होता है। ठीक है, तो वो जो मरीन लाइफ है, पानी के अंदर जितनी भी जो चीजें डिस्कवर होगी उनके बारे में स्टडी करते हो, चाहे वो मछलियां हैं, चाहे वो आपके पास किसी तरह के प्लांट्स हैं, उनके बारे में स्टडी मैरीन बायोलॉजी में करते हो। फिर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो आपको बीमारियां लगती हैं उनको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस का मतलब है तो उसको पहचानेंगे कैसे, कैसे बताएंगे कि ये बीमारी इस बंदे को है। टेस्ट जो आपके होते हैं, ठीक है, और फिर आपको ट्रीटमेंट लिखी जाती है, आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। वो जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो पैथोलॉजी है। फिर जी इम्यूनोलॉजी। अब हर मुल्क का जैसे क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, आपकी बॉडी का भी डिफेंस सिस्टम है। उस डिफेंस सिस्टम को कहते हैं इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी की स्टडी को, ठीक है, कैसे इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है, इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये जिस ब्रांच में होता है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फिर जी फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब कि सिंपल आप समझ लो मेडिसिन। ठीक है, स्टडी ऑफ मेडिसिन, इनको आप क्या कहते हो? फार्माकोलॉजी के अंदर रख के पढ़ते हो। किसके अंदर रख के पढ़ते हो जी? फार्माकोलॉजी के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंसेस, कि बायोलॉजी का दूसरी फील्ड ऑफ साइंस के साथ क्या कनेक्शन है। देखो एक बात याद रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बताने जा रहा हूं, इसको आप कहीं पे लिख लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताकि आपको ये आता हो कि हमारी जो ये वर्ल्ड है, ठीक है, इसके अंदर साइंस, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो अपनी वर्ल्ड के बारे में, वो साइंस है। साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो अकेली नहीं रह सकती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, वो एक दूसरे पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही हैं। अगर हम ये चाहें कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजी को साइड पे कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अगर चाहें फिजिक्स को साइड पे कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें केमिस्ट्री को साइड पे कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें स्टैट्स को साइड पे कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें टेक्नोलॉजी को साइड पे कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें इकोनॉमिक्स को साइड पे कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि सारी की सारी चीजें, जिस तरह इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसी तरह हर फील्ड ऑफ साइंस दूसरी फील्ड ऑफ साइंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। हर फील्ड ऑफ साइंस दूसरी फील्ड ऑफ साइंस के ऊपर क्या कर रही है? मेरे नमूनों, मेरी इन प्यारी प्यारे नमूनों, मेरी प्यारी प्यारी नमूने दूसरी फील्ड के ऊपर क्या कर रही हैं? डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी मोटिवेशन आप नमूनों के ऊपर, आप नमूनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप रिस्पांस देते हो तो मैं मोटिवेट होता हूं, फिर मोटिवेट होकर आपके लिए ना अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए क्या लेकर आते हैं, ताकि आप आसानी से यहां से चीजें उठा सको, आसानी से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सको, आसानी से आप क्या कर सको जी? स्टडी कर सको। तो ये इसी तरह हमारे जो साइंस है, साइंस की जो फील्ड्स हैं, वो भी इंडिपेंडेंट अलोन नहीं रह सकती हैं। उनको किसी ना किसी चीज की क्या होती है? जरूरत होती है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं कहूं कि बायोलॉजी के अंदर से फिजिक्स निकाल दो, फिजिक्स निकाल दी, बीमारी आप कैसे डिटेक्ट करोगे? हाँ, जितने भी आपके पास टेस्ट वाली मशीन्स होती हैं, जैसे एमआरआई मशीन है, ये किस प्रिंसिपल पे बनी है? ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बनी है। ठीक है, आपकी ईसीजी होती है, किस प्रिंसिपल पे बनी है? उसके अंदर क्या गुजर रहे होते हैं? कैथोड एनोड लगाए जाते हैं। ये कहां पे पढ़ते हो? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। भाई नहीं हो सकता है। इसी तरह जो है कोई और फील्ड आ जाए, जैसे फिजिक्स आ जाए, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री निकाल दो ना, खत्म, बाय बाय टाटा, गया। क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप एटम पढ़ते हो ना, ठीक है, एटम पढ़ते हो ना, एटम के बारे में। अगर एटम किधर है? एटम क्या चीज है? हाँ, एटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। एटम्स के बारे में केमिस्ट्री जो है ना, वो केमिकल्स के बारे में केमिस्ट्री हमें बताती है। अगर फिजिक्स के अंदर से केमिस्ट्री को निकाल दो, फिजिक्स खोखली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खोखली हो जाएगी। मतलब कि सारी की सारी फील्ड्स के बहुत ज्यादा इसके ऊपर लेक्चर होगा, तो आसानी से, ताकि आपकी माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, पहली जो आपके पास लिंकेज है बायो की, वो है जी बायोफिजिक्स। स्टडी या बायोलॉजी बाय फिजिक्स प्रिंसिपल। फिजिक्स के प्रिंसिपल को जो है ना यूज करके आप जो बायोलॉजी को पढ़ते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो जी? बायोफिजिक्स कहते हो। जैसे मैं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं, ठीक है। अब मेरी जो टांगों की मूवमेंट है, जब मैं कोई चीज, मसल की मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, अब मैं मसल बाजू को ये देखो ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना, ये किस बेस पे हो रही है? ये किस कंसेप्ट पे हो रही है? ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे हो रही है। ठीक है, किस पे? हम जो चलते हैं, हमारी जो मूवमेंट है, स्केलेटल मूवमेंट है, वो किस बेस पे हो रही है? फिजिक्स के ऊपर हो रही है। ठीक है, हमारी जो है वो मशीन्स है, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर या मेडिसिन के अंदर बायोलॉजी के रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने की जो मशीन्स है, वो क्या है?
वो फिजिक्स से मिलके फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बनती है। फिर अब बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि हमारी बॉडी डिफरेंट चीजों से मिलकर बनी हुई है, बायो एलिमेंट्स, और बायो एलिमेंट्स आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, तो वो एलिमेंट्स या वो आपके पास मॉलिक्यूल जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और रिएक्शन कहां पे पढ़े जाते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ये जिस फील्ड के अंदर आप पढ़ते हो वो है जी बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोस्टैटिक्स, कलेक्टिंग डेटा अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो आप डेटा इकट्ठा करते हो, ठीक है, वो क्या है? बायोस्टैटिक्स है, उसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। और बायोस्टैटिक्स का दूसरा नाम क्या है? बायोमेट्री है। क्या है जी? बायोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल 2019 में कोरोना आया था, ठीक है। अब जो एक फील्ड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डेटा इकट्ठा कर रही होती है। फला पाकिस्तान में डैश मिलियन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन लोग क्या हुए, 50 लाख लोगों को जो है ना ये कोरोना हुआ था 2019 के अंदर। चाइना में फॉर एग्जाम्पल 20 मिलियन लोगों को ऐसा हुआ था। अमेरिका में 10 मिलियन हुआ था, इंडिया में 10 मिलियन हुआ था। तो ये जो आपके पास डेटा है ना, डेटा ये कौन इकट्ठा करता है? बायोस्टैटिक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताबिक जो डेटा है उसको कौन इकट्ठा करता है? बायोस्टैटिक्स। फलां जगह पे इतनी पॉपुलेशन है, फलां जगह पे इंसानों की तादाद इतनी है, फलां जगह पे कुत्तों की तादाद इतनी है, फलां जगह पे बिल्लियों की तादाद इतनी है, फलां जगह पे फलां ट्री की तादाद इतनी है। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये बायोस्टैटिक्स है, ये इकट्ठी करते हैं। फिर जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब यूजिंग सिमुलेशन, आपको सिमुलेशन का पता होगा ना, जो एक आप वीडियो भी देखते होगे कि वो जो एक खुद ही सेल जो है, वो आप वीडियो देखते हो सेल जो कैसे डिवाइड हो रहा होता है, एक छोटी वीडियो होती है, उसको सिमुलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हो? सिमुलेशन। इसी तरह हमारी जो बायो है, बायो का एक कम्प्लेक्स जो चीज होती है, बहुत छोटी चीज जीन है, डीएनए है, उसके अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस कहां कहां पे कौन कौन सी अटैच है, तो उसको समझने के लिए उसको हम माइक्रोस्कोप से समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। फिर है बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डिफरेंट जगह पे, ठीक है, डिफरेंट जगह पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसको आपके वो जो इस ब्रांच में पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी है। जैसे कि हम कहते हैं पोलर बियर जो है वो कहां पे होता है जी? अंटार्कटिका में, ठंडे ठंडे इलाकों में होता है, ठीक है। तो ये जो आपको कंसेप्ट दिया है ये किसने दिया है? जियोग्राफी ने दिया है। आप ये कहते हो जी डेजर्ट्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, ये जो कंसेप्ट आपको दिया है ये किसने दिया है? ये बायोजियोग्राफी ने दिया है। आप कहते हो कि जो मॉडरेट इलाका होता है, ठीक है, जो मॉडरेट इलाका होता है वहां पर जो है ना वो इतने लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर जो है ना ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कंसेप्ट दिया ये बायोजियोग्राफी ने दिया। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये होती है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसानों की वेलफेयर के लिए, इंसानों की जो है ना इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास जो है कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंसेप्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना इंसानों की वेलफेयर के लिए, इसको आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपके घर में दही जमता है, दही जमता है ना, जो आप दही खाते हो वो कहां से बनता है? दूध से बनता है। अब दूध के अंदर क्या चीज आती है? वो दही बनता है। दूध के अंदर बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, ठीक है। जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो क्या, लैक्टोबैसिलस उसको कहता है, लैक्टोबैसिलस कहते हैं उस बैक्टीरिया को, जो क्या करता है? दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको ये इस चीज के बारे में बताता है वो बायोटेक्नोलॉजी है। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपके पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स, स्टडीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल, पैसा, मुआश, ठीक है, पैसा जो है किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक आ रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ मैंने आपको पहले बताया एनिमल नहीं है, प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, या एनिमल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। तो इनको जो बेच के आप पैसा कमाते हो ना, ये जो है ना ये बायो इकोनॉमिक्स इस बात को हैंडल करता है। जैसे मैं कहता हूं कि 2020 में, ठीक है, क्या किया गया जी? 1 करोड़ रुपया कमाया गया, क्या चीज बेच के? क्या चीज? पाकिस्तान ने 1 करोड़ रुपया कमाया, क्या चीज बेच के जी? फॉर एग्जाम्पल आम बेच के 1 करोड़ रुपया कमाया। तो ये जो कंसेप्ट दे रहा है ये कौन दे रहा है? ये बायो इकोनॉमिक्स दे रहा है। तो यहां पर ये जो लेक्चर आपको दिया, क्या क्या इस लेक्चर में आपको समझाया मैंने, साइंस क्या होती है, बायोलॉजी, मेन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, और किस तरह वो लिंकेज कर रहा है दूसरी फील्ड ऑफ साइंस के साथ। तो अब जो है ना क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो यहां से पूछे जा सकते हैं ना, आपसे जो क्वेश्चन पूछे, ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया ना, इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने 3 या 4 यहां पे लिखे, इनसे बाहर नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। या तो पूछा था व्हाट इज बायोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स मेन ब्रांचेस,
बायोलॉजी क्या होता है, मेन ब्रांचेस के बारे में बताओ कि मेन ब्रांचेस इसकी कौन सी हैं, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने शुरू में बताया कि बायोलॉजी क्या, मेन ब्रांचेस क्या है। डिफाइन एनी 4 सब ब्रांचेस। अब इस बात को आप ध्यान में रखो कि ये जो सब ब्रांचेस आपको मैंने पढ़ाई हैं, इनमें से जो है ना वो कोई सी भी 4 ब्रांचेस, कोई सी भी 3 ब्रांचेस, कोई सी भी 2 ब्रांचेस आपको पूछी जा सकती हैं। तो आपको सारी की सारी ब्रांचेस को याद करना मस्ट है। ठीक है, आपको सारी की सारी ब्रांचेस को याद करना, उनका कंसेप्ट समझना और उनके साथ एक एक एग्जांपल, जिस तरह मैंने हर एक को समझाते हुए साथ साथ एक एक एग्जांपल दिए, आपको एक एक एग्जांपल आनी चाहिए। ठीक है, तो तब आपका क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन फुलफिल हो सकता है। व्हाट इज बायोमेट्री? हाँ, बायोमेट्री क्या होती है? बायोस्टैटिक्स, इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, एग्जांपल के अंदर जो कहानी मैंने एक एग्जांपल दी वो आप लिख सकते हो। आपसे इन फील्ड्स के किसी भी एक फील्ड के बारे में पूछा जा सकता है, आप डिफाइन करोगे और उसकी एग्जांपल दोगे, जो मैंने साथ साथ एग्जांपल दी हैं। फिर आ जाए, फिर जो है ना वो आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ना ये एमसीक्यूज बेस्ड है, यहां से अक्सर एमसीक्यूज उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हुआ तो 1 या 2, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं इस एरिया से। ठीक है, इस एरिया से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। अब मैंने जैसे कि मेरे 10th के नमूनों को तो पता है कि हम क्या कराते हैं, ये वन शॉट के अंदर हम टॉपिक भी समझाते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाते हैं और साथ में क्या करते हैं जी, टेस्ट भी देते हैं। तो आपके लिए जो टेस्ट है वो है जी, कैन एनी फील्ड ऑफ साइंस स्टे अलोन? क्या कोई ऐसी फील्ड ऑफ साइंस है जो क्या हो सकती है जी, अकेली रह सकती है, अकेली सर्वाइव कर सकती है? हाँ या ना में आंसर दोगे, लेकिन उस हाँ करोगे फिर भी सपोर्ट करोगे, साथ कुछ लिखोगे, समझाओगे कि हाँ ऐसे मैं कह रहा हूं कि यस जो है ना वो अलोन रह सकती है। अगर नो लिखोगे फिर भी मुझे रीजन दोगे कि क्यों नो है, क्यों आपने नहीं लिखा है यहां पर, आप यहां पे यस क्यों नहीं लिखा, मतलब कि आपने प्रूफ देना है। ठीक है, कि आपने अपने आंसर को सपोर्ट करना है, आपने अपने आइडिया को सपोर्ट करना है। ठीक है, फिर आपने मुझे सेंड करना है ना। 10th के तो हमारे जो है ना ग्रुप बने हुए हैं, 9th के भी इंशाल्लाह ग्रुप बनाएंगे। आपको जो है ना मैं लास्ट में या यहां पर मैं कह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक लगा देंगे, आपको नंबर भी प्रोवाइड हो जाएगा, आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, ये जो टेस्ट देते हैं वहां पर आप मुझे भेज सकते हो। आप ग्रुप भी बनाएंगे तो ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, भूलना मत, जैसे ये लेक्चर देखो, जहां पर भी ये मेरी बात आप जब भी सुन रहे हो, जो बच्चा, जो नमूना, जो नमूनी सुन रही है, डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ये वक्त अब टाइम जाया करने का नहीं है। ठीक है, ये आज जो वक्त है ये मेहनत करने का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट जो है ना क्रैक करो। ठीक है, और बात करो जो है ना, टीम से बात करो, मैनेजमेंट से, और ग्रुप में ऐड होते जाओ। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं, तब तक के लिए आप जो है ना वो सर खुजला लो। अच्छा, नमूने मैंने माइक ही नहीं ऑन किया था, अब माइक ऑन किया है। ठीक है, मैं फिर से बात कर बोल देता हूं। ठीक है, जो मैंने पहले कहा है कि आपने जो बायोलॉजी ली है, ठीक है, आपने जो बायोलॉजी ली है वो क्यों ली है, इसके पीछे रीजन क्या है, या आपका माइंड क्या है कि भाई आपने फ्यूचर में जाके ना क्या करना है। ठीक है, आपने फ्यूचर में बायोलॉजी के अंदर कौन सी फील्ड को ऑप्ट करना है। तो ये जो आपके पास कुछ करियर्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है, जो आप फ्यूचर में जाके बायोलॉजी लेकर आप वहां पर जा सकते हो। सबसे पहले करियर है मेडिसिन और सर्जरी, ये दोनों एक है। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिखा कि ताकि आपको समझा सकूं। मेडिसिन एंड सर्जरी जो है सबसे पहली फील्ड है जो आप एमबीबीएस करते हो और फिर इन फील्ड्स के अंदर जाते हो। सबसे पहली जो फील्ड है वो है मेडिसिन है। मेडिसिन के अंदर आप क्या करते हो, जो मेडिसिन में जाता है उसका काम बस इतना है कि किसी बीमारी को डायग्नोज करना और फिर उसके लिए कुछ दवाइयां लिख के दे देना, बस इतना काम होता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये काम होता है मेडिसिन वाले का। सर्जरी जो करता है या सर्जरी वाली तरफ जाता है उसका काम होता है जी 3 आर्स, बस याद रखो कितने आर, 3 आर। 3 आर्स को याद रखो। पहला आर का मतलब है जी रिमूवल,
रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग, ये तीनों काम करता है सर्जरी वाला बंदा। रिप्लेसमेंट, रिमूविंग और रिपेयरिंग, ये तीनों काम कौन करता है जी? सर्जरी वाला बंदा काम करता है, ठीक है। तो आप वहां पर भी जा सकते हो, सर्जन भी बन सकते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आ जाती है फील्ड, वो आ जाती है फिशरीज। आपको पता है फिशरीज जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। आप वहां पर भी जा सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करोगे जी? फिश जो है उनकी डेवलपमेंट देखोगे कि मछलियां जो है उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। उनकी डेवलपमेंट के ऊपर आप जो है ना वो देखोगे, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनकी डेवलपमेंट को कम कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी, इनकी ग्रोथ कैसे होगी, इनके ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है। तो वो फिशरीज डिपार्टमेंट में फिर जाते हो। फिर फार्मिंग या एग्रीकल्चर, फार्मिंग या एग्रीकल्चर के अंदर आप जाते हो। फार्मिंग या एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या करते हो जी? ग्रोथ ऑफ एनिमल और जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हो कि जो है ना आप किस तरह एनिमल की ग्रोथ कर सकते हो। ग्रोथ का दो मीनिंग है यहाँ पे, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर, कि कैसे वो बड़े होते हैं, उनका साइज कैसे वो बड़ा होगा, ठीक है। वो आप स्टडी करते हो, उन जो है ना उनके बारे में देखभाल करते हो, उनको देखते हो, ठीक है। या फिर क्रॉप्स, कि किस तरह क्रॉप्स जो है वो क्या हो सके जी, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करें, ज्यादा से ज्यादा जो हमें खाद जो है ना वो मिल सके। जैसे मैं कहता हूं जी कोई क्रॉप है, वीट की क्रॉप है, ज्यादा से ज्यादा हमें वीट कैसे मिलेगी, कैसे कौन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये फील्ड का काम होता है। ये कौन सी फील्ड है जी? फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर की। और इसका काम ये होता है कि आपको इंसानों को फूड प्रोवाइड करना, इंसानों को जो है ना वूल, ठीक है, जिससे कपड़े वगैरह, ठीक है, वो ऊन जो है, और दूसरे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। फिर जी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक फील्ड है बायोलॉजी के बाद आप इसमें जा सकते हो। वो क्या? केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक घर में पालतू जानवर होते हैं ना, उनकी केयरिंग का काम जो होता है ना, वो कौन सी फील्ड में? वो एनिमल हस्बेंड्री वाला बंदा करता है। अजान हो जाए फिर आगे जाते हैं। अच्छा जी, नमूनो अजान हो गई, ठीक है। तो कहां पर हम थे, हाँ हाँ, यहां पर थे। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं जी? केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो पालतू जानवर होते हैं, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर आपने बकरी पाली हुई है, या फिर आपने कोई और जैसे फॉर एग्जांपल आपने हॉर्स पाला हुआ है, ठीक है। इसी तरह गाय पालते हैं लोग, ठीक है, भैंसे पालते हैं, ठीक है। ये जो सारे के सारे इनसे रिलेटेड, मुर्गियां पालते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो एनिमल हस्बेंड्री में आप वहां पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आप जा सकते हो। वहां पर आप क्या करोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोडक्ट्स बनाओगे। या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना, उनके डीएनए के अंदर आप कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके आप क्या करोगे? वहां पर कुछ ना कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ये कोई ऐसी चीज चली गई है जो क्या होगी जी? टेक्नोलॉजी के जरिए आप उसको हटाते हो। जैसे पत्थर चला गया, ठीक है, उस पत्थर को आप क्या करोगे जी? उस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए उस पत्थर को जाके ब्रेक करोगे और बॉडी के अंदर से निकालोगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। फिर है जी हॉर्टिकल्चर। अब है जी हॉर्टिकल्चर क्या होता है जी? आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आप अक्सर जगह पे देखते हो कि यार ये जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग, गार्डन्स प्यारे प्यारे बने होते हैं, ठीक है। तो आप बॉटनी को लेकर, ठीक है, बॉटनी में बीएस करके आप जो है ना ये हॉर्टिकल्चरस्ट भी बन सकते हो। प्यारे प्यारे जो है ना आप डिजाइन बना सकते हो गार्डन्स के अंदर, ठीक है। मतलब कि जो माली का काम होता है वो भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है, ये बायो लेने के बाद। फिर जी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का जो है ना ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी होता है। इनका काम क्या होता है कि आप जंगलात की क्या, कैसे ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर प्लांटेशन करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओगे, उनकी जो है ना प्लांट्स की फिर केयर करोगे, ठीक है। कोई अक्सर लोग ये होते हैं ना गुड टिम्बर माफिया, ये क्या करते हैं जी? ये टिम्बर माफिया उन दरख्तों को काट के लकड़ियां बेचते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, ठीक है। बहुत अच्छी फील्ड है ये, ठीक है। इसी तरह वो फॉरेस्ट की केयर भी करते हैं, उनके फॉरेस्ट के अंदर कुछ किसी एनिमल की शिकार ना कर दे, ठीक है। तो उसको भी वो क्या करते हैं जी? एनालाइज देखते हैं, ठीक है, उसका भी देखभाल वो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अगर बहुत ज्यादा कह रहा हूं उसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लाजमी आएगा। व्हाई साइंस, यहां पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि व्हाई साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। या आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो आपने फिर इस क्वेश्चन को जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है इसी तरह अटेम्प्ट करना है, तो आपके मार्क्स एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेटिव फील्ड, सबसे पहले कोलैबोरेशन को समझो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं ना। अक्सर यूट्यूबर कहते हैं, अक्सर टिकटॉकर्स कहते हैं हमने कोलैब किया। कोलैब का क्या मतलब है? आपस में मिलना, ठीक है, मिलाप करना, मिलते हैं किसी जगह पे जाके, फिर वहां पे अनाउंस करता है कि हमने यहां से फॉर एग्जांपल कोई एक टिकटॉकर, वहां से दूसरा टिकटॉकर, वहां से एक फैमिली व्लॉगर कोई एक आ जाएगा, दूसरा फैमिली व्लॉगर, वो आपस में क्या करेंगे जी? कोलैब करेंगे। उनसे क्या होता है? उनको फायदा होता है। किस तरह फायदा होता है कि उनकी ऑडियंस क्या, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, मैं नाम किसी का नहीं लेता, कोई एक फैमिली व्लॉगर है, ठीक है, उसका जो है ना वो दूसरे फैमिली व्लॉगर के साथ जब वो मिलता है तो क्या होता है? दोनों फैमिली व्लॉगर के सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं जी?
ए के बी के सब्सक्राइबर ए के पास जाते हैं, ए के सब्सक्राइबर बी के पास जाते हैं, मतलब कि वो मिक्स होकर उनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, उनको फायदा होता है। कोलैबोरेशन का यही फायदा है। तो यहां पर भी ऐसा होता है कि साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट आपस में मिलते हैं, आपस में जो है ना वो आइडियाज को शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे की रिसर्च को शेयर करते हैं, और इसको आप क्या कहते हो, कोलैबोरेशन कहते हो। साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड वर्क टुगेदर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपस में मिलते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। पर्पस क्या होता है कोलैबोरेशन का? कोलैबोरेशन का पर्पस ये होता है सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम फेस आ गई जी, वहां से डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे और वो मिलकर काम करेंगे और कोलैबोरेशन के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरा, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, उनके समझ में जो बात आ रही होती है, ठीक है, वो शेयर करते हैं। जैसे कोई एक साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल अली साइंटिस्ट है और अहमद साइंटिस्ट है, ये दोनों किसी एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अपने आइडियाज को शेयर करेंगे कि वो जो इस नजर से देख रहा है किसी चीज को, वो अपनी बात बताएगा, दूसरा जो अहमद है वो अपनी बात और अली अपनी बात बताएगा। फिर जी शेयर रिसर्च, जो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया उसको शेयर करते हैं। कल्चर एंड नॉर्म एक्सचेंज, जैसे कि एक बंदा है वो क्या है जी, वेस्ट का है, जैसे कोई अंग्रेज है, एक यहाँ का है, ठीक है, ये एशियन है, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके जो ना तौर तरीके, उनकी बोली, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है वो एक्सचेंज होती है, तो इससे जो है ना वो क्या आता है जी, सोशल एंड कल्चरल भी क्या आता है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी इस तरह होती है। अब एग्जाम्पल आ जाते हैं कुछ फील्ड्स का, मैंने नाम लिखा है, कोग्निटिव साइंस है, वुमेन स्टडीज, पब्लिक हेल्थ और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है, कोलैबोरेटिव फील्ड की एग्जाम्पल के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। कोलैबोरेटिव फील्ड में पहली जो फील्ड है वो है जी कोग्निटिव साइंस। क्या है जी ये क्यों बाहर आ गई है? क्या है जी, कोग्निटिव साइंस। कोग्निटिव साइंस के अंदर न्यूरोलॉजी आ जाती है, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा, ये आपस में मिलते हैं और कोग्निटिव साइंस बनती है, ठीक है, ये फील्ड बनती है। फिर वुमेन स्टडी के अंदर क्या, जेंडर हिस्ट्री, इसी तरह लिटरेचर और बायोलॉजी आपस में मिलते हैं, तो वुमेन स्टडी। फिर आपके पास पब्लिक हेल्थ में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मेडिसिन, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लेवल तक नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा और आप सब मिक्सअप कर दोगे। बस इनको इतना ही रखो कि इनके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है, ताकि आपके अंदर आपसे कोई पूछे, ठीक है, आपके पेपर के अंदर, आपके किसी एग्जाम के अंदर कोई चीज पूछ लेता है कोई, तो आप आसानी से उसको क्लिक कर सको। फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो जी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हो। फॉर एग्जांपल कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, अब कैंसरस सेल को खत्म करने के लिए एक बायोलॉजी का बंदा और टेक्नोलॉजिस्ट आपस में मिले, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते हो कि कोई ऐसी चीज बना देते हैं हम मिलके ना, कि बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल होते हैं वो उनको खत्म करें। तो उन्होंने नैनो रोबोट बना दिए। नैनो रोबोट क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और वहां पर जो भी कैंसरस सेल होते हैं उसको वो जाके खत्म करते हैं। तो ये जिस बात का रिजल्ट है या जिस फील्ड का रिजल्ट है वो है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, ये लास्ट क्या थी जी, कोलैबोरेटिव फील्ड थी। ये चार फील्ड आपने अपने जहन में रखनी है, एग्जाम्पल रखनी है अपनी माइंड में, ठीक है, और बताना है ये भी आपके माइंड में कोलैबोरेशन होती क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, टिकटॉकर यूट्यूबर आपस में मिलते हैं तो वो कोलैबोरेशन है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स के लोग आपस में मिलते हैं, किसी खास मसले, किसी खास मसाइल के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर वो आपस में बात करते हैं, तो इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, एक्सप्लेन, ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी बताई है। हाउ कोग्निटिव साइंस, वुमेन स्टडी, पब्लिक हेल्थ एंड आर कोलैबोरेटिव फील्ड, ये सारी कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे हैं, ठीक है, ये सारी कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दी कि ये इनकी कोलैबोरेशन से ये डिफरेंट फील्ड्स आपस में मिलती हैं, तो ये चीजें बनती हैं, ठीक है, तो ये आप वहां पर लिख सकते हो। टेस्ट के अंदर है जी, व्हाट प्रोफेशन विल यू ऑप्ट इन बायोलॉजी, आप बायोलॉजी में कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करोगे, ठीक है, आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन टेस्ट के लिए दूसरा क्वेश्चन भी लिखो कि व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स and also give टू एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स भी देनी है। मैं आप टेस्ट के अंदर, मैंने टेस्ट है ना तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, आप इसको खुद कोशिश करो और एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो ये स्लाइड यहां पर खत्म होती है, न्यू स्लाइड के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा सा जो है ना सर को खुजा लो, सर को खुजाओ, जल्दी खुजाओ सर को। अच्छा जी मेरे नमूनों, तो नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो क्या है जी, मैंने यहां पर क्या किया जाए, एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, आपका बायोलॉजिकल मेथड वाला कंसेप्ट स्टेप्स भी क्लियर किए हैं, और जो आपका पहली बीमारी है ना, या पहला आपके पास जो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉज ऑफ मलेरिया, वो एग्जाम्पल के अंदर ना मैंने सारा का सारा इसी स्लाइड के अंदर ना दोनों को मर्ज करके, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया जी, एक तीर से दो निशाने लगाए हैं।
अच्छा, देखते हैं कि क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड होता है जिससे आप क्या सॉल्व करते हो, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप क्या करते हो जी, सॉल्व करते हो। कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह की बीमारी आ जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड या जो स्टेप्स आप उठाते हो, उनको आप क्या कहते हो जी, बायोलॉजिकल मेथड कहते हो या बायोलॉजिकल स्टेप्स कहते हो। समझाइए इस बात की। अब इन स्टेप्स में पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकग्निशन, पहचान। यार प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, उसकी पहचान को आप पहला स्टेप कहते हो, और वो होता है रिकग्निशन। और जो रिकग्निशन होती है वो यूजुअली किधर से उठती है, कैसे वो बनाया जाता है, क्वेश्चनिंग से। जैसे आप कहते हो ना, मलेरिया लोगों को फैल रहा है, तो आप कहते हो what is cause of malaria, what is cause of covid-19, how malaria is transmitted, how covid-19 is transmitted। तो ये जो आपके माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, ये रिकग्निशन होता है। ये पहला स्टेप में आप चले जाते हो, वो होता है रिकग्निशन। कोई भी मसला आता है तो आप अपने आप से सवाल करते हो ना, यार इसका क्या क्या रीजन हो सकती है, यार मैं फेल क्या हूं, क्यों हुआ हूं, ये क्या रीजन हो सकती है। तो ये रिकग्निशन है। इसमें आप अपने आप से पूछ सकते हो कि what was that reasons, ठीक है, what were the reasons that I got failed, ठीक है, या I got passed, या किन वजूहात से मैं पास हुआ, या किन वजूहात के जरिए मैं फेल हुआ हूं। या आप अपने आप से किसी प्रॉब्लम के लिए आप क्वेश्चन पूछते हो, यार मैं गाड़ी क्यों नहीं चला सकता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप क्या कहते हो जी, रिकग्निशन कहते हो। और बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो रिकग्निशन होती है उसमें ये होता है कि आप जो कोई क्वेश्चन पूछते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। अब उसके बाद पहला स्टेप रिकग्निशन, फिर ऑब्जर्वेशन। आप फिर ऑब्जर्व करते हो, जो आपने क्वेश्चन उठाया ना, उसको उसके हवाले से आप क्या करते हो जी, ऑब्जर्वेशन निकालते हो, आप एनालाइजेशन करते हो, ठीक है। आप चीजों को देखते हो, अपने 5 सेंसेस को यूज करते हो। 5 सेंसेस कौन से हैं? आपका सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेलिंग है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, ठीक है, और सेंस ऑफ विजन है। ये जो 5 आपके पास सेंसेस हैं, इनको यूज करके ना आप क्या करते हो, जो आपने मसला उठाया ना, उसके ऊपर ना सोचो फिक्र करते हो। अब ऑब्जर्वेशन होती है 2 तरह की। कितनी तरह की होती है? 2। एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है डील विद डिस्क्रिप्शन। उसको सिर्फ आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। कांट बी मेजर्ड, उसको आप गिन नहीं सकते हो, उसको आप जो है ना वो गिन नहीं सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आ जाती है कलर। जैसे मैं ये नहीं कह सकता ये 5 किलो खूबसूरत है, ये 5 किलो बदसूरत है। मैं ये नहीं कह सकता मुझे 200 जो है ना वो किलो पेन हो रहा है, मुझे 500 किलो पेन हो रहा है। ये आप मेजर नहीं कर सकते, या आप अपनी इलनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये आपके पास है जी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। फिर आपके पास आ जाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, या वो डील करते हैं नंबर के साथ वो डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, लेंथ, विड्थ, ठीक है, टेम्परेचर, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये क्या है, किस में आ जाती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं। अब इसी एग्जांपल, अब ये जो आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये इससे रिलेटेड है। अच्छा, मैंने क्या किया, इस दो क्वेश्चंस को एक स्लाइड में मर्ज कर दिया ताकि आप आसानी समझ सको। तो ये जो व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया की कुछ ऑब्जर्वेशन थी, वो क्या थी, मलेरिया एंड मार्शेस हैव सम रिलेशन। मार्शेस क्या होता है, जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पानी वाली जगह, ठीक है, जो पानी वाली जगह है और जो मलेरिया, इसका आपस में कोई संबंध है, इनका कोई आपस में नाजायज संबंध है, ठीक है। संबंध समझते हो ना, रिलेशन है इनका कोई आपस में, ठीक है, ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अच्छा, क्विनीन इज ड्रग फॉर मलेरिया। क्विनीन जो है ना वो मलेरिया के लिए एक ड्रग है, वो मेडिसिन यूज करो तो मलेरिया वो थोड़ा बहुत उससे ठीक हो जाता है। प्लाज्मोडियम इज सीन इन मलेरियल पेशेंट ब्लड। जो मलेरियल पेशेंट का ब्लड देखा गया तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है ना वो देखा गया, ये भी ऑब्जर्वेशन है। फिर ड्रिंकिंग मार्शी वाटर इज नॉट द रीजन ऑफ मलेरिया। मैंने यहां पे बताया कि ये मार्शी एरिया और मलेरिया आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं है कि वहां मार्शेस का पानी, वो जो पानी वाली जगह ना, वो पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता है। ये भी 4 ऑब्जर्वेशन बनाएगी। फिर ये ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। जो आपने प्रॉब्लम अराइज की है, व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया, वो प्रॉब्लम अराइज की है, ये इसका पॉसिबल एक आंसर होता है, ठीक है। ये पॉसिबल आंसर होता है, जनरल सी स्टेटमेंट होती है, सीधी आप स्टेटमेंट दे सकते हो, सीधा आप उसका जो है ना वो इसका आंसर दे देते हो। इस क्वेश्चन की एक लाइन में जनरल स्टेटमेंट दे देते हो, भाई ये वजह है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये नहीं है कि वैसे तुक्का मैं मार देता हूं, पहले मैं ऑब्जर्व जो करता हूं उसकी बेस के ऊपर मैं हाइपोथेसिस दूंगा। ये क्वालिटीज हैं, अच्छा प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है। टेस्टेबल विद एक्सपेरिमेंट, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हाइपोथेसिस के अंदर में ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी लेवरान ने,
हाइपोथेसिस दी थी इस मलेरिया की 1882 में कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? लेब्रान ने दी थी। किससे रिलेटेड? व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया के रिलेटेड। तो ये में जो मैंने यहां पे बात की है कि ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है ना वो क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो है ना उनके ऊपर बेस करना चाहिए हाइपोथेसिस। ये नहीं है कि मैंने ऑब्जर्व कुछ और किया और मैं कुछ और कह दूं। जैसे मैं कह देता हूं ऑब्जर्वेशन मैंने बनाई नहीं है, वैसे बिरयानी खाने से जो है ना वो इंसान को मलेरिया हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन तो नहीं की है मैंने वैसे स्टेटमेंट दे दिया। तो ये हाइपोथेसिस नहीं होती है। हाइपोथेसिस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पॉसिबल आंसर होना चाहिए प्रॉब्लम का, जनरल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, बेस ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होनी चाहिए, टेस्टेबल विद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो लेब्रान ने क्या किया था? माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड को देखा था मलेरियल पेशेंट के और उसने कहा था हाँ ये जो प्लाज्मोडियम वाला बंदा है, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये शख्स जो है ना ये मलेरिया काज करता है। ठीक है, ये जो बंदा है ये मलेरिया काज करता है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप होता है डिडक्शन का। डिडक्शन सिंपल होता है कि आप जो हाइपोथेसिस सिंपल स्टेटमेंट बनाते हो ना, उसमें उसके अंदर बोल रहा हूं, उसके अंदर इफ और देन लगा देते हो। उसके अंदर क्या लगाते हो जी? इफ एंड देन लगा के आप लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हो। जैसे मैं कहता हूं ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, अब जब ये जो स्टेटमेंट मैंने सीधी दी है ये हाइपोथेसिस है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, अगर मैं इसकी डिडक्शन बनाता हूं, मैं कहूंगा कि इफ ऑल बर्ड्स have wings then pigeon is a bird। क्यों? पिजन के पास वो विंग्स हैं तो वो भी बर्ड है। ठीक है, if all birds have wing then pigeon is a bird। ठीक है, तो ये जो मैंने डिडक्शन बनाई है इफ और देन का, ये लॉजिकल सीक्वेंस बनाया है। जैसे यहां पर है इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर मलेरिया ही काज है प्लाज्मोडियम, सॉरी बोल रहा हूं, प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया की, तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है। तो ये जो आपके पास रिलेशन बना देते हो ना, इससे जो है ना आपका एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाता है जी? आसानी हो जाती है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हाइपोथेसिस को, डिडक्शन को चेक करने के लिए आप क्या करते हो? लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे एग्जांपल के अंदर क्या आ गया? इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट था ना ये इसके लिए था, व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो साइंटिस्ट थे या जो आपके पास एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने क्या किया? 100 हेल्दी पेशेंट का ब्लड ले लिया। हेल्दी मतलब कि जो सेहतमंद थे, तो उनके उसको किस ग्रुप, जो ग्रुप दिया उनको कंट्रोल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो जी? हेल्दी बंदों के जो है ना वो रख देते हो ब्लड वगैरह। ये हेल्दी बंदा जो ठीक ठाक होता है उसको जिस ग्रुप में रखते हो वो कंट्रोल ग्रुप होता है। जो उसके बाद दूसरा काम इन्होंने किया, 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड भी लिए। ठीक है, और इसको जो जिस ग्रुप में रखा है उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो है ना ये क्या है, जिसके अंदर आप जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, ये वो वाला ग्रुप है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया गया? उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। ये क्या एक्सपेरिमेंट था? ये उनका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने क्या किया? 100 सेहतमंद लोग, हट्टे कट्टे लोगों का, और 100 जो मलेरियल पेशेंट थे उनका ब्लड लिया और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला? रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट की मैंने एग्जांपल पहले लिख दी है। रिजल्ट ये होता है डेटा अबाउट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बारे में जो आप डेटा इकट्ठा करते हो, एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा सामने आपके आता है वो रिजल्ट होता है। वो क्या होता है? रिजल्ट। जैसे आप एग्जाम देते हो, जो आपके आखिर में नतीजा आता है उसको आप रिजल्ट कहते हो। इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट करते हो और आखिर में जो रिजल्ट आता है उसको आप रिजल्ट कहते हो। ठीक है, अब रिजल्ट के अंदर आप सारा का सारा डेटा एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड इकट्ठा करते हो। अब जब एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया ना काज ऑफ मलेरिया के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम तो था ही था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो सही बंदे थे ना, हेल्दी लोग थे, हेल्दी जो लोग थे, हेल्दी पेशेंट ब्लड, ओ यार हेल्दी पेशेंट ब्लड, मैं भी पागल हो गया हूं। हेल्दी पेशेंट नहीं होता, हेल्दी पर्सन, यहां पे लिख लो हेल्दी पर्सन ब्लड। ठीक है, हेल्दी पर्सन के ब्लड जो उन्होंने लिए थे उनके अंदर ना 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन वो हेल्दी नजर आ रहे थे। ठीक है, अब लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या बात हुई? ये जो मतलब कि हमने कहा कि 100 मलेरियल पेशेंट है, ठीक है, मलेरिया उनके बॉडी के अंदर है तो प्लाज्मोडियम है तो तब मलेरिया है, लेकिन ये जो बंदे हैं जो ठीक ठाक हैं, इनमें से 7 के अंदर कैसे वो प्लाज्मोडियम है और बिल्कुल ठीक कैसे हैं? तो फिर देखा गया कि वो जो 7 बंदों के अंदर 7 आउट ऑफ 100 में से 7 के अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। ये इस कंसेप्ट को लाजमी समझना है, अच्छा, वरना मिस कर दोगे बात को। जो 100 सेहतमंद लोग थे, 100 सेहतमंद लोगों में से 7 ऐसे लोग थे जो सेहतमंद, दिखने में सेहतमंद थे, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम था। मतलब कि वो दिखने में सेहतमंद थे लेकिन मलेरिया उनके अंदर नहीं था। ठीक है, मलेरिया उनके अंदर नहीं था, प्लाज्मोडियम होने के बावजूद उनको मलेरिया अभी तक काज नहीं हुआ था। तो लोगों ने फिर क्या, साइंटिस्ट ने ये कहा कि वो जो प्लाज्मोडियम था, वो जो 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। कौन सी पीरियड में था? इंक्यूबेशन पीरियड में। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन एंट्रेंस ऑफ प्लाज्मोडियम एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम।
ये जो दरमियान में के वक्त होता है, ये तो नहीं है कि आपको जैसे ही प्लाज्मोडियम लगेगा एकदम आपको जो है ना वो सिम्टम्स आ जाएंगे, नहीं। प्लाज्मोडियम गया, उसके बीच में थोड़ा सा वक्त होता है, 2 दिन 3 दिन, ठीक है। वो जो वक्त है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड है। उस वक्त में आप बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन अंदर वो अपना काम कर रहा होता है। इस वजह से ये 7 बंदों की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया था, लेकिन वो मलेरिया के सिम्टम क्यों नहीं आए? क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। वो जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, वो उस पीरियड में था, वो उस टाइम में था। इंटरेस्ट से लेके सिम्टम के दरमियान जो वक्त होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और वो प्लाज्मोडियम उसी पीरियड में था। इस वजह से सामने दिखने में तो वो बंदा सेहतमंद था, लेकिन अंदर उनके मौजूद प्लाज्मोडियम था 7 बंदों के अंदर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आ सकते हैं, गौर लगा के देखना। और टेस्ट जो दूंगा वो लाजमी करना है, लाजमी सेंड करना है, मुझे इस टॉपिक का टेस्ट लाजमी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरे नमूना क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया? उसके अंदर काज ऑफ मलेरिया के अंदर ना आप ये सारी की सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। रिकग्निशन के अंदर ये, ऑब्जर्वेशन के अंदर ये ऑब्जर्वेशन, फिर जो है हाइपोथेसिस के अंदर ये हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट के अंदर ये जो एग्जांपल वाली चीजें हैं ये आप उसके अंदर पूरा का पूरा लिखोगे। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवरान इन फाइंडिंग काज ऑफ मलेरिया? लेवरान की क्या कंट्रीब्यूशन थी काज ऑफ मलेरिया को ढूंढने के लिए? ये दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि हाँ वो एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा था कि 7 बंदों की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम तो था, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ था, तो आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है जी टेस्ट के अंदर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डिफरेंशिएट करो, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। मैंने यहां पे फर्क लिखे हुए हैं, आप उनसे भी देख के टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अब अपने माइंड से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है यहां पर लिखी है, ठीक है। आप इनको मैंने समझा दिया, इनको एक नजर देख के ना जो लेक्चर रोक के जो है ना रफ कॉपी पे आप करो, ताकि आपके माइंड में ये चीजें क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है। तो यहां पर ये स्लाइड खत्म होगी, लास्ट टॉपिक है, फिर आपको जो है ना अल्लाह हाफिज करेंगे। रुके रहो, ठीक है, बस लास्ट स्लाइड पूरी करते हैं और फिर आपको इजाजत देंगे। मेरे नमूने बस लास्ट स्लाइड है, बस थोड़ा सब्र और, थोड़ा सा सब्र और। हाँ, तो मैं फिर से बताता हूं कि जब लोगों ने क्या किया कि ये स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर ये चीज है कि जब लोगों ने देखा कि यार प्लाज्मोडियम जो है वो काज कर रहा है मलेरिया, लेकिन लोग फिर ये कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, मलेरिया स्प्रेड कैसे होती है। तो जब यहां पर ये प्रॉब्लम अराइज हो गई तो उन्होंने एक न्यू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बना ली, और वो न्यू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यही थी कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे जाता है। तो उसके ऊपर जब रिकग्निशन हुई तो फिर ऑब्जर्वेशन बनाएगी, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन बनाएगी कि यार पानी पीने की वजह से मार्शी एरिया पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। तो उसके बाद AFA किंग नाम का एक बंदा था, उसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी, जिसमें से 3 जो है वो यहां पर लिखी हैं कि वो लोग जो मस्कीटो नेट यूज करते हैं, जो मस्कीटो नेट में सोते हैं, ठीक है, मच्छरदानी में सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता, पहली ऑब्जर्वेशन। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग घर के अंदर सोते हैं उनको बहुत कम मलेरिया होता है। बाहर जो सोते हैं ना आउटडोर, पहले जमाने में लोग बाहर सोते थे ना, बाहर भी सोते थे, कुछ अंदर भी सोते, तो जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है, अंदर जो होते हैं उनको कम होता है। और वो लोग जो स्मोकी एरिया के पास सोते हैं ना, वहां उनको मलेरिया नहीं होता। तो जब ये ऑब्जर्वेशन देखी तो यार ये फिर ये होगा कि अच्छा जो मस्कीटो नेट की वजह के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो स्मोकी एरिया में सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। उन्होंने ये बना ली, उन्होंने ये एक जो है ना हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ यही वजह हो सकती है कि मस्कीटो जो है ना वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। तो अब हाइपोथेसिस बनाएगी मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसमिट करता है मस्कीटो। तो जब ये प्लाज्मोडियम की हाइपोथेसिस स्प्रेड ऑफ मलेरिया की हाइपोथेसिस बनाई गई कि ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करने वाला बंदा जो है वो मस्कीटो है, तो फिर डिडक्शन क्या हुई, इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड हैव इन मस्कीटो शुड हैव प्लाज्मोडियम। तो मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है।
हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बनाएगी। अब फिर जब डिडक्शन बनाई गई तो फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है, आपको पता है। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रोनाल्ड रोस ने किया था। रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एनोफिलिस एक मस्कीटो होता है, उसको बाइट करवाया था। उसको कहा कि तुम जाके काटो मलेरियल पेशेंट को। इसने किसको काटा? बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ 1-2 दिनों बाद उस एनोफिलिस को क्या किया, इस रोनाल्ड रोस ने मार दिया। तो उसने देखा कि उसके गट में, उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट इसने ये किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया था, क्यूलिक्स नाम का एक मस्कीटो होता है जो क्या करता है, जो बाइट करता है किस चीज को? स्पैरो को। तो इसने क्या किया जी, क्यूलिक्स को कहा कि तुम बाइट करो स्पैरो को, जो मलेरियल स्पैरो है, एम स्पैरो, मलेरियल स्पैरो को कटवाया। मलेरियल स्पैरो को कटवाने के बाद उसी जो क्यूलिक्स मस्कीटो था उसको कहा कि तुम काटो एक हेल्दी स्पैरो को। जब उसने हेल्दी स्पैरो को काटा तो वो जो हेल्दी स्पैरो है वो क्या होगी? मलेरियल होगी, उसको मलेरिया हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इससे पता चल गया कि हाँ, जो ये मस्कीटो है यही ट्रांसमिट करता है किस चीज को जी? प्लाज्मोडियम को। फिर कुछ टाइम बाद लोगों के जहन में क्यूरी आ गई कि यार फिर इंसानों में कौन करता है। तो एक इटालियन बंदा था, ठीक है, इटली का बंदा था, उसने क्या किया, मस्कीटो को कहा कि तुम बाइट करो एक मलेरियल पेशेंट को। इसकी शक्ल नजर आ रही है, ये बीमार है, अच्छा ये बीमार है, ये मेरा नमूना वो है जो जिसकी शक्ल इस तरह मिलती है, वो कमेंट करे जरा, ये मेरी शक्ल है, जरा कमेंट करो। अच्छा, मस्कीटो ने काटा इस मलेरियल पेशेंट को। मलेरिया पेशेंट को काटने के बाद जब बाइट कर चुका तो फिर इसी जो क्या था, एनोफिलिस, इसको एनोफिलिस कहते हैं। अच्छा, इसका नाम है एनोफिलिस, एनोफिलिस। अच्छा, जो इंसानों के अंदर ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, उसको एनोफिलिस कहते हैं। अब इसने जब इसको काटा मलेरियल को, तो मलेरियल को काटने के बाद इस एनोफिलिस को कहा कि तुम एक हेल्दी पर्सन को काटो, ठीक है, हट्टे कट्टे को, मेरे जैसे को काटो। जब मेरे जैसे को काटा तो वो हेल्दी पर्सन किस में कन्वर्ट हो गया जी? मलेरिया में। मुझे मलेरिया हो गया। तो फिर ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ, ये जो प्लाज्मोडियम है ये जो ट्रांसमिट कौन करता है? मस्कीटो ही ट्रांसमिट करता है। याद रखो, मस्कीटो वेक्टर होता है, प्लाज्मोडियम उस मस्कीटो के अंदर नहीं बनता। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, जो मस्कीटो है वो इज अ वेक्टर। मस्कीटो क्या है? एक गाड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वेक्टर वो होता है जो कैरी करता है पैरासाइट को अपने मुंह में लेके, अपने स्टमक में लेके, इस पैरासाइट को, पैरासाइट वो होता है जो बीमारियां काज करता है, उसको लेके जाता है, उसको आप क्या कहते हो? वेक्टर कहते हो। उसको आप क्या कहते हो जी? वेक्टर कहते हो। तो मस्कीटो क्या होता है? वेक्टर होता है, जो किस चीज को लेके जाता है? पैरासाइट को। कौन से पैरासाइट को? प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरे जगह में, एक बंदे से दूसरे बंदे में, एक चिड़िया से दूसरी चिड़िया में लेके जाता है। तो मस्कीटो जो है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। कुछ क्वेश्चन जो यहां से पूछे जा सकते हैं, याद रखो कि ये जो 2 स्लाइड्स मैंने, ये वाली और इससे पहले वाली, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इनके अंदर कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। समझ लो कि ये जो क्वेश्चन सारे लिखे सारे आपके टेस्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मस्कीटो इज अ वेक्टर, एक्सप्लेन। मस्कीटो इज वेक्टर, जो भी मैंने बताया उसको बस आप लिख लो, अभी मुझे लिख के भेज दो कि मस्कीटो जो है वो वेक्टर होता है, एक्सप्लेन करो। फिर व्हाट ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय एफ.ए. किंग, या एफ.ए. किंग की कंट्रीब्यूशन क्या थी? वो जो यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन है, 20 बनाई थी, 3 मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है, आपकी बुक में भी 3 ही है। 20 की 20 आपके लिए जो है ना वो आपके लेवल तक है ही नहीं है। जो आपके लेवल का है ना तो वो वहीं तक ही आप लिखो, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाले जो जिन्होंने टेक्स्ट बुक बनाई है ना फेडरल वालों ने कहा कि ये मेरे लेवल दे बंदे नहीं, ये मेरे लेवल दे नहीं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ 3 जो है ना वो ऑब्जर्वेशन आपके लिए दी है, तो वो काफी है, ठीक है, ज्यादा सियाने नहीं बनो। अच्छा, उसके बाद है जी राइट या एक्सप्लेन रॉस एक्सपेरिमेंट। जो रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सप्लेन करो, ये जो रॉस का एक्सपेरिमेंट था, क्यूलिक्स वाला और इंसानों वाला। फिर हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ह्यूमन, ह्यूमन के ऊपर किसने किया था? इटालियन साइंटिस्ट था, ये लिख लो, इटालियन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था जी? इटालियन साइंटिस्ट ने किया था, ये लिख लो, इटालियन साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट को क्या कर लो? एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर क्या होगा जी? पूरा का पूरा उसका अंतिम संस्कार हो चुका, ठीक है, खत्म कर चुका, उसको समाप्त कर चुके हैं हम, ठीक है। इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी किस्म की, किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, कोई भी क्वेरी हो, तो आप सिंपल क्या करें? कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। अगर आप कमेंट का आपको रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में मैं कह दूंगा, हमारा जो एडिटर है उसको कह देंगे कि डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी लगा देगा, ठीक है। आपको जो है ना मेरी इंस्टा की आईडी भी दे देगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप मुझको पर्सनल आके भेजें, मुझसे पर्सनल आके पूछें कि सर यहां पर हमें समझ नहीं आती है, तो मैं आपको आंसर दूंगा। हम आपके लिए ही हैं, ठीक है। बस आपने क्या करना है जी? जुड़े रहना है हमारे साथ। आपको किसी किस्म की, किसी सब्जेक्ट में जो साइंसेज हैं उनमें क्वेरी नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर, तब तक इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और इनके अंदर मौजूद सारे के सारे क्वेश्चंस को करके हमें भेजें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।